नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार आज दोपहर बाद फलोदी पहुंचे और एसपी ऑफिस में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। ऑफिस पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अधिकारियों के साथ बैठक से पूर्व उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने देश में बने नए कानूनों को लेकर विस्तार से बात कही। उन्होंने साइबर क्राइम को लेकर बहुत सी जानकारियां दी, जिनमें मुख्य रूप से पुलिस द्वारा साइबर क्राइम जागरूकता के लिए चलाए जाने वाले साइवार अभियान मुख्य है। इस अवसर पर एसपी पूजावाना, एडिशनल एसपी ब्रजराज सिंह चारण, डीएसपी अचल सिंह देवड़ा भी उपस्थित रहे। उन्होंने बहुत उपयोगी जानकारी दी। मेरे ख्याल से सभी को उनका यह पूरा वीडियो देखना चाहिए। हालांकि वीडियो कुछ लंबा है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर ऐसे समय में जब साइबर क्राइम चारों ओर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। आपकी जागरूकता आपको इस क्राइम का शिकार होने से बचा सकती है। चाहे अनचाहे शिकार होने पर आपको क्या करना चाहिए, यह भी आईजी विकास कुमार बता रहे हैं। इसलिए सुनिए उनका यह पूरा वीडियो। आज जो बेसिकली कार्यक्रम चल रहा है हम लोग का, अभी नए जो कानून पारित हुए, फिर लागू हुए 1 जुलाई के बाद से, तो लागू हुए करीब करीब इनके 4 महीने हो गए हैं। किस तरीके से उनकी पालना में क्या समस्याएं आ रही हैं, लोगों को क्या सहूलियत आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं तकनीकी रूप से, उस पर विचार है। जो सबसे बड़ी चीज है नए कानूनों के बारे में, इसमें एक दर्शन का, न्याय के दर्शन का अंतर है, परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे पहले कहते थे हम लोग भारतीय दंड संहिता, अब उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन है। दंड का मतलब था कि जो इसने दोष किया, जिसने गलती की, उसको सजा मिले, और वहां पर आकर न्याय शायद रुक जाता था। पर जो मुख्य केंद्रित जहां ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए पीड़ित को न्याय मिले, समाज को यह महसूस हो कि न्याय हुआ है, और न्याय का सही और गलत का रास्ता क्या है, किधर चलना है। उस दर्शन के तहत इसका नाम भारतीय दंड संहिता से बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया। उसी प्रकार आप देखेंगे सीआरपीसी होती थी, दंड प्रक्रिया संहिता, यानी किसी ने दोष किया, उसको किस प्रकार सजा दिलानी है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, सिर्फ वो थी। तो इसमें तो सिर्फ दोषी और राज्य था। एक आम नागरिक, उसका नाम चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया। यानी इस देश में, इस देश के संविधान में, इस देश के विधान में, इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक नागरिक किस तरीके से सुरक्षित है, उसके अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो रही है, उसके सारे मानवाधिकार हों, कानूनी अधिकार हों, वैधानिक अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होनी है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो इस तरीके से आप देखें तो कितना बड़ा दर्शन का अंतर है। नागरिक सुरक्षा संहिता जो दंड प्रक्रिया संहिता थी। तो इसके अलावा जो किया गया इसमें वो ये था कि जब ये कानून लागू हुए तो भारत गुलाम था। आज स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र रूप से विचार रखता है, पूरी दुनिया में भारत का विचार स्वतंत्र रूप से रहता है। इस कानून में, जो पुराने कानून थे, उसमें कई सारे ऐसे अपराध होते थे जिनके लिए सजा बड़ी थी, कुछ ऐसे अपराध थे जो उसमें शामिल ही नहीं थे, कुछ ऐसे अपराध थे जिनको बड़े हल्के में लिया गया था। तो इन सारी चीजों को फिर से एक बार संशोधित करके, परिमार्जित करके, जो नए अपराध आ रहे हैं, जैसे साइबर अपराधों की बात अभी आप कह रहे थे, अब साइबर अपराधों के लिए जो आपको मुख्य साक्ष्य मिलने हैं, तकनीकी मिलने हैं, पर इन तकनीकी साक्ष्यों को कैसे समाहित किया जाना है अनुसंधान की प्रक्रिया में, उसके आधार पर दोषी का निर्धारण कैसे होना है, यह प्रक्रिया पुराने कानूनों में बहुत ज्यादा स्थापित नहीं थी। अगर डिजिटल कोई एविडेंस है तो उसको किस तरीके से कोर्ट स्वीकार करे, पुलिस उसको अनुसंधान में कैसे ले, इन चीजों पर बहुत जोर दिया गया, जो कि साइबर क्राइम से डील करने के लिए बहुत ही उपयोगी कदम है। उसी तरीके से आप देखेंगे जितने आपके यहाँ पहले मामले होते थे कि भाई इन्होंने 4 लोगों ने ये कहा, 4 लोगों ने ये कहा, बयानों पर ही फैसला हो गया। ओरल एविडेंस जिसको कहते हैं, मौखिक साक्ष्य।
फिर आपने देखा होगा उसमें मौखिक साक्ष्य में कोई आदमी आज कुछ कह रहा है, कल वो भूल गया, कल वो बदल गया, कल किसी मजबूरी के तहत या कहीं कुछ प्रलोभन के तहत उसने कुछ और कह दिया। तो अगर सिर्फ मौखिक साक्ष्यों पर ही चीजें चलती रहती तो फिर वही खेल चलते रहते। तो अब कानून में चेंज किया गया, इसको नागरिक सुरक्षा संहिता में चेंज किया गया, और यह किया गया कि जहां भी मौके पर पुलिस जाएगी, कोई सीजर होगा, उसको वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। 5 साल के बाद 5 साल का टाइम दिया गया है कि जो भी ऐसे अपराध होंगे जिनमें 7 साल से बड़ी सजा है और जहां एमओ अपराध जिसको कहते हैं, मोडस ऑपरेंडी अपराध, उन अपराधों में एफएसएल की टीम जाएगी। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो हमारी होती है एफएसएल की टीम जाएगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी। फिंगरप्रिंट ब्यूरो हमारा एमओ भी अलग से जाएगा, वो करेगा। मौके से जो जो सबूत उठाने हैं वो विशेषज्ञ जाएंगे, एफएसएल वाले जाएंगे, और उस पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। तो अब अगर कोई आदमी कहे भी कि यह घटना नहीं हुई थी, उदाहरण के तौर पे आप मान लें कि कोई दुर्घटना हुई, अब अभी क्या होता है, ड्राइवर के बयान ले लिए, पीड़ित के बयान ले लिए, उसके बयान ले लिए, 4 गवाहों के बयान ले लिए, हो गया। बट अब जब एफएसएल की टीम जाएगी तो वो टीम जाके वहां पे पूरे वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट करेगी, वीडियोग्राफी होगी उन चीजों की, तो बदल सकने का स्कोप कम हो जाएगा। तो किस तरीके से इसको वैज्ञानिक और वैधानिक रूप दिया जाए, इसको लेकर नए कानून लागू किए गए। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो है दृष्टिकोण में परिवर्तन का। किसी जमाने में पुलिस साम्राज्य के सम्राट के, या जो जिसको कहिए जो एम्पायर था, स्टेट था, उसके लिए एक एजेंट थी, उनके लिए काम करती थी। धीरे धीरे पुलिस का रूप बदला और हम लोग दोहक से सेवक की भूमिका में है। अब सेवक की भूमिका मतलब जो फोकस है वो पब्लिक पे होना चाहिए। तो पब्लिक को किस तरीके से केंद्र में रखकर पुलिसिंग की जाए, और पुलिसिंग की सारी प्रक्रिया पब्लिक को केंद्र में रख के, जनता को केंद्र में रख के हो, कि जनता को सहूलियत मिले, जनता को न्याय मिले, पीड़ित को राहत मिले, इसको देखते हुए सारे नए कानून बनाए गए हैं। शुरू के फेज में, प्रथम फेज में, चूंकि अब वैज्ञानिक साक्ष्य लेने हैं तो रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, मान लीजिए टेक्निकली प्रशिक्षण की कमी है, अप्रोच की कमी है, कुछ जड़ता भी होती है कि पुराने तरह से चलना चाहते हैं, कुछ समझदारी की कमी होती है, कुछ चीज़ों को ढर्रे में आने में समय लगता है। तो उसी चीज़ों को लेके अभी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या निवारण किया जा सकता है, और पुलिस के दृष्टिकोण में किस तरीके से परिवर्तन लाना है। पुलिस में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी समस्या पहले भी रही है, जो मुझे वैसे नहीं कहना चाहिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है। थाने में आप चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग टेक्निकल एविडेंस में कहेंगे तो मुझे नहीं जानता, एक सिपाही है जो यही देख सकता है साइबर क्या है, कैसे, यह नहीं है। दृष्टिकोण बदलना है। हर आदमी को कंप्यूटर पे टाइप करना आना चाहिए, कंप्यूटर पे अपना एंट्री करना आना चाहिए, कंप्यूटर से डेटा लेना आना चाहिए, कंप्यूटर पे डेटा डालना आना चाहिए, डिजिटल एविडेंस कैसे लेने हैं, वीडियोग्राफी कैसे करनी है, सबूतों को कैसे सॉफ्ट कॉपी में तब्दील करना है, वो आना चाहिए। इस मानसिकता को बदलने में थोड़ा वक्त लगा और इसको बहुत तेजी से बदला जाना है। तो इन्हीं चीजों को लेते हुए हम लोग ये सारे जो सत्र सेमिनार कर रहे हैं, केंद्र है पब्लिक। यह चीजें जब पुलिस जितनी आसानी से लागू करेगी, जितनी तेजी से लागू करेगी, त्वरित गति से लागू करेगी, लोगों को उतनी राहत मिलेगी। इन कानूनों के बारे में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की भी एक कड़ी है आज, जिसमें प्रशिक्षित फिर से किया जाएगा, पुनर्प्रशिक्षित किया जाएगा नए प्रावधानों के बारे में। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो जनता को जानने चाहिए कि अब पहले क्या होता था, अब क्या नहीं होगा और अब क्या नया होगा, इससे जनता को जरूर अवगत कराएं कि कैसे होना है, क्या करना है। और साइबर क्राइम्स पे इन चीज़ों से, चूंकि जो डिजिटल एविडेंस लिए जाएंगे और हर पुलिसकर्मी इसके बारे में प्रशिक्षित होगा, तो हमारे पास एक और एक मिलकर 11 की पुलिस बल होगी जो साइबर क्राइम्स को अनुसंधान कर सकेगी और उनसे डील कर सकेगी। इसमें जो जरूरत है, जो सबसे बड़ी आज के दिन में, वह है साइबर जागरूकता की, लोगों तक पता चले। यह 2 चीजों पर आज साइबर क्रिमिनल्स खेल रहे हैं। 3 चीजों पर आप मान लें, आपका अज्ञान, आपके मन में लालच
और आपके मन में डर। इन्हीं तीनों चीजों पर खेलते हुए साइबर क्रिमिनल्स आज समाज का दोहन कर रहे हैं, जो साइबर क्राइम्स हो रहा है। किसी को लालच दिया जाता है कि इससे आपको ये मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लॉटरी मिल जाएगी, वो आदमी कर लेता है। किसी को डराया जाता है कि आपका बेटा अभी यहाँ पकड़ा गया, पैसा दो तो नहीं छूटेगा, तो भय पर होता है। और कई बार आपसे पासवर्ड मांग लेते हैं कि आपका मोबाइल जब्त हो, आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, आप OTP दो। वो अज्ञान है। तो इन्हीं तीन अवयवों पर साइबर क्राइम फल फूल रहा है: अज्ञान, लालच और भय। इन तीनों का ही निदान है जागरूकता। तो इस जागरूकता के लिए बहुत जल्दी रेंज पुलिस साइवार करके एक अभियान चलाएगी। साइवार चलाएगी ताकि लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा सके, उनको उनके मदद के लिए कौन सा विंडो खोला जाए जिसको 1 पॉइंट विंडो के रूप में यूज कर सकें और उससे उनको कुछ निदान मिल सके, जागरूकता मिल सके और फौरी निदान मिल सके। इस पर काम करने के लिए साइवार अभियान बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। उसका ग्राउंड वर्क चल रहा है। बट आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, अपील है, इस जागरूकता के अभियान में लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह का क्राइम होता है, क्या मोडस ऑपरेंडी है, इनको डील करने के लिए इसमें फंसना कैसे नहीं है, और यदि बाई चांस फंस गए हैं तो तत्काल कहां रिपोर्ट करके नुकसान को कम करना है। इन चीजों पर कुछ सीरीज चलाएं आप लोग। पुलिस बिल्कुल मदद करेगी इसमें। हम लोग उसका पूरा मटेरियल तैयार कर रहे हैं और साइवार के तहत उसको शुरू करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा, 19301 पोर्टल है, जिस पर कभी भी अगर आपके पास साइबर फ्रॉड के लिए कुछ प्रयास होता है या हो जाता है तो आपको रिपोर्ट इमीडिएट करना है और इमीडिएट उससे रिलीफ मिलती है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बैंक अकाउंट है तो उसको संभाल लिया जाता है। बट ज्यादातर लोगों को तक यह बात नहीं पहुंची है कि 1930 पे कैसे रिपोर्ट करना है। इन चीजों में आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। इनमें अभी हम लोग पुलिस वालों को भी प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे आपको इस चीज को करना है, और रेंज स्तर पे हम लोग साइवार करके एक विशेष अभियान भी इसके बारे में शुरू करेंगे। ये तो हो गया जो भी है उसके बारे में। और क्योंकि फलोदी नया जिला बना, नवसृजित जिला है, और चूंकि एक साथ राज्य में बहुत सारे जिले सृजित हुए तो थोड़ा सा संसाधनों का न सिर्फ मानव बल बल्कि ढांचागत आधारभूत व्यवस्था की भी थोड़ी सी समस्याएं आई हैं। बट उन चीजों से पार पाते हुए अब लगातार बड़े बड़े डग भर रहे हैं नए जिले। हमारे यहाँ 2 जिले हैं, बालोतरा और फलोदी। दोनों ही अब तेजी से नए बड़ी डगर पे चले हैं, और जितना सपोर्ट हो सकता है राज्य स्तर पे, रेंज स्तर पे इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ ढांचागत समस्याएं हैं, जैसे फॉरेंसिक टीम की बात है, फिंगरप्रिंट की बातें हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक एक मूलभूत समस्या है जो एक आम जन की सहूलियत के लिए यातायात का एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। अभी 2 सब इंस्पेक्टर्स अभी हमने फलोदी में दिए हैं, अभी आपके नए 2 सब इंस्पेक्टर्स दिए हैं, और करीब 10-12 मोटरसाइकिलें अभी और भेज रहे हैं यहाँ पे। तो उन मोटरसाइकिलों से शहर में गश्त वस्त की व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी, और ट्रैफिक के जो जाम पॉइंट्स हैं वहाँ पे पुलिस लग जाएगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि धीरे धीरे संसाधन जुड़ रहे हैं, और जो प्राथमिकता होती है, यातायात सहूलियत का बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अपराध और यातायात के बीच में अगर देखें तो प्राथमिकता पहले अपराध को देनी पड़ती है। तो उपलब्ध संसाधनों में अपराध पर ज़्यादा जोर है, और अब धीरे धीरे जब हम कंफर्टेबल हो रहे हैं, हमारे पास संसाधन आ रहे हैं, तो यातायात की जो बड़ी महती समस्या है इसका भी निवारण किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में परख संबंधी परीक्षा ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण आज हुआ। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 के संबंध में पूरे देश में कक्षा 3, 6 व 9 के चयनित विद्यालयों का सर्वे हो रहा है, जिसमें संबंधित विद्यालयों में परीक्षाएं परख के तहत होगी। इस परीक्षा के समन्वय हेतु फलोदी स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल को जिला केंद्र बनाया गया है। परीक्षा के डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर देवेंद्र थानवी ने बताया कि जिले के सभी चयनित विद्यालयों में यह परीक्षा 4 दिसंबर को होगी। इस संबंध में आज सभी ऑब्जर्वर्स को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर विशंबर थानवी ने बताया कि सेक्शन सिलेक्शन व स्टूडेंट सैंपलिंग कैसे करनी है, साथ ही परीक्षा संबंधी सूक्ष्म जानकारियों का भी प्रशिक्षण दिया। कमलेश चौधरी ने शिक्षकों को PPT के माध्यम से परीक्षा संबंधी OMR, सीटिंग अरेंजमेंट, FI के कार्यों के बारे में बताया। यह परीक्षा NCERT व CBSE के समन्वय से संचालित हो रही है। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की स्थिति के आधार पर पाठ्यक्रम व पाठ्य चर्चा का निर्माण करना होगा। इस अवसर पर CBSE रिप्रेजेंटेटिव मेयर राधेश्याम मीणा उपस्थित रहे।
भारतीय मजदूर संघ 70वें स्थापना दिवस पर 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 20,000 मजदूरों से संपर्क अभियान चलाकर श्रमिकों का संपर्क रजिस्टर बनाएगा और उनकी कार्य प्रकृति व समस्याओं की जानकारी लेगा। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री कर्ण सिंह राजपुरोहित ने कहा कि 70 वर्ष की यात्रा मात्र केवल एक पड़ाव है। आगे अनेकों वर्षों तक शोषित, पीड़ित, वंचित श्रमिकों के लिए कटिबद्ध भारतीय मजदूर संघ इस कार्य को पूरा करते हुए लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। इस कड़ी में फलोदी जिले में श्रमिक संपर्क 4 दिसंबर को जिला कार्य समिति की बैठक आदर्श नगर स्थित हेडगेवार भवन में सुबह 11 बजे होगी। इसमें संभाग संगठन मंत्री लवजीत पंवार व जिला प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह राजपुरोहित उपस्थित रहेंगे। अध्यक्षता रमेश नायक करेंगे। 5 से 20 दिसंबर तक संपर्क अभियान चलाकर भवन निर्माण, स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला मजदूर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, कृषि मंडियों में पल्लेदारों एवं हमाल मजदूरों, मिड डे मील, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, मनरेगा, नगर परिषद कर्मचारियों, विद्युत ठेका, फल सब्जी मंडी मजदूरों व जनता जल श्रमिकों से संपर्क किया जाएगा। जिला संगठन मंत्री नेताराम माली ने बताया कि श्रमिक संपर्क अभियान के दौरान उपलब्धियों पर पैम्पलेट वितरण, होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे। राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण में कौशल संवर्धन योजना के तहत बालिकाओं एवं महिलाओं को राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित कंप्यूटर कोर्सेज, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टेली प्राइम कोर्सेज निःशुल्क करवाए जाएंगे। साइबरटेक के संचालक डॉक्टर पंकज तारणी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के तहत बालिकाओं एवं महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर कोर्सेज करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य कंप्यूटर पाठ्यक्रम, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं एवं आयु 16 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। वहीं राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण, टेली प्राइम जीएसटी सहित के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं एवं आयु 16 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इच्छुक बालिकाएं एवं महिलाएं 16 दिसंबर तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ साइबरटेक पर आवेदन जमा करवा सकती हैं। आवेदन फार्म के साथ जन आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, श्रेणी, वर्ग प्रमाण पत्र आदि की प्रतिलिपियां भी जमा करवानी होंगी। बालिका शिक्षा कार्यक्रम के तहत रूम टू रीड के तत्वावधान में आज छिला, मुखेरी व एसएमबी विद्यालय की 195 बालिकाओं को बैंकों और पुलिस थाना की एक्सपोजर विजिट करवाई गई। बालिकाओं को बैंक में होने वाले कार्यों में काउंटर से प्रैक्टिकल रूबरू करवाया गया। एसबीआई से अशोक कुमार, एक्सिस बैंक मैनेजर महादेव बोहरा, संतोष, राजश्री व्यास, विपुल व्यास व बैंक ऑफ बड़ौदा से सहायक मैनेजर सौम्या व जब्बर सिंह ने बचत खाता, एफडी, आरडी, गोल्ड लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, एटीएम मशीन का उपयोग कैसे करें तथा डेबिट कार्ड की जानकारी दी। एलआईसी से मुकेश चौहान ने हेल्थ इंश्योरेंस व अलग अलग पॉलिसी के बारे में बताया व करियर को लेकर जागरूक किया। पुलिस थाना में सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, कांस्टेबल रेखा ने बालिकाओं को थाना में बने कार्यालयों मुकदमा कैसे दर्ज करवा सकते हैं व पुलिस डिपार्टमेंट में करियर कैसे बना सकते हैं के बारे में जानकारी देकर आत्मविश्वास बढ़ाया। बालिकाओं के सवालों के जवाब भी दिए गए। रूम टू रीड से कार्यक्रम सहायक धीरज हेगड़े, कार्यकर्ता अंजना व्यास, मोनू कुमारी सोनी, हेमलता सूर्यवंशी, शेर शर्मा, अनीता यादव, उर्मिला राव, छीला से प्रधानाचार्य देवीलाल पालीवाल, मुखेर से दिलीप बिस्सा, एसएमबी से राजेंद्र यादव व संस्था की सभी सोशल मोबिलाइजर ने भूमिका निभाई। विश्व दिव्यांग दिवस पर मानव सेवा संस्थान द्वारा सुनारों के बगीचे में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यक्ष राजश्याम प्रजापति ने बताया कि दिव्यांग कल्याण सेवा संस्थान 7 सालों से दिव्यांग जनों के लिए कार्य कर रही है। संगोष्ठी में भाजपा नेता गजेंद्र जोशी ने दिव्यांगों के लिए एक दिव्यांग सारथी रथ देने की घोषणा की। दिव्यांग रथ दिव्यांगजनों तक पहुंचकर योजनाओं का लाभ देने के लिए संस्थान को दी जाएगी। लायंस क्लब के ऑर्गेनाइजर सुलेखा गाड़ोदिया व एडवोकेट दीपक भार्गव ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। महासचिव सुरेश सोनी ने भी संबोधित किया। संगोष्ठी में गंगादास वैष्णव, सोनलाल प्रजापत, सुंदर सुथार, देवीलाल पवार, मनोहर सिंह, राधाकृष्ण परिहार, रेसदीन, बशीर खान, आनंद राम, राजू राम, सागर आदि मौजूद रहे। प्रज्ञाचक्षु उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय में भी तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। दिव्यांग छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी व विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। महेश कुमार मीणा, सचिव तालुका विधिक सेवा समिति ने कहा कि दिव्यांग छात्र अब बहुत प्रतिभाशाली हैं, पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस अवसर पर मगराज सर्वराम जयपाल प्रधानाध्यापक,
विजय सिंह परिहार, राजेंद्र प्रसाद, अशोक सिरवी, पूनम चंद, विशेष शिक्षक प्रकाश लीलावत, मांगीलाल, भग्गाराम, सीता देवी आदि उपस्थित रहे। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।